हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर। और मैं यहाँ आपके साथ डॉक्टर शालिनी। आज की क्लास में हम लोग राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 16 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 16 से पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स को भी काफ़ी डिस्कस किया हुआ है और उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आर्टिकल 12, 13, 14 एंड 15 ये चारों आर्टिकल्स मैंने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बेसिकली बात करता है एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट को लेकर क्या राइट्स हैं हमारे, क्या राइट टू इक्वलिटी में चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, तो उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बात करता है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी for all citizens in matters of employment and appointment under the state in any office under the state. So first जो क्लॉज है उसमें हमने बात कर ली एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट की। सेकेंड क्लॉज कहता है यहाँ 7 ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये 7 ग्राउंड्स यहाँ ये मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 15 में हमने 5 ग्राउंड्स की बात की थी कि 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा। ओके, आर्टिकल 16 में हम 7 ग्राउंड्स की बात करते हैं। सो अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 3 की। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 बात करता है बेसिकली रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। तो रेजिडेंस को एक कंपलसरी कंडीशन बनाया जा सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे। तो पार्लियामेंट अगर कुछ प्रोविजंस बनाती है तो इसको रेजिडेंस को एक अनिवार्य शर्त बनाया जा सकता है। एक एक्ट था 1957 में जिसको हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी बोलते हैं, सार्वजनिक रोजगार अधिनियम बोलते हैं। इस एक्ट को कुछ टाइम के बाद फिर 1974 में ख़त्म कर दिया गया। तो इसका यही मतलब था कि रेजिडेंस को इस एक्ट के तहत अनिवार्य शर्त बनाया गया था। सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो बात करता है रिजर्वेशन फॉर SC, BC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस प्लस SC एंड ST। ठीक है, इफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फॉर इज नॉट अवेलेबल फॉर देम इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। सो अगर इस तरह का एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिला हुआ है सर्विसेज में, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 उनके लिए रिजर्वेशन की बात करता है बेसिकली। इसके बाद हम लोग आर्टिकल क्लॉज 4 में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में A और B भी ऐड किया गया था। इसको हम अमेंडमेंट के थ्रू बाद में पढ़ेंगे। सो अब बात करते हैं हम आर्टिकल 16 क्लॉज 5 की, रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इसमें रिजर्वेशन किस तरह से होगा? अगर किसी स्पेशली स्पेसिफिक रिलीजन में आप बात करेंगे तो आप सपोज करिए किसी मंदिर में अगर पुजारी को रखना है तो वहाँ किसी ब्राह्मण को ही रखा जाएगा। ठीक है, चर्च में अगर पादरी को रखना है तो वहाँ किसी क्रिश्चियन को रखा जाएगा। तो अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की रिजर्वेशन किए जाते हैं तो वो किसी भी लॉ को अफेक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ आप ये देख सकते हैं, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. So आर्टिकल 16(4) को हम लोग थोड़ा और अच्छे समझ लेते हैं केसेस के साथ। So 16(4) कहता है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस में हम लोगों ने अभी बात की कि SC, BC भी आ सकते हैं, SC, STs भी आ सकते हैं। ओके, तो 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन बनाया गया था, पहला पिछड़ा आयोग बनाया गया था काका कालेलकर की अध्यक्षता में। तो बेसिकली ये जो कमीशन बनाया गया था ये बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी था। सो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस। इस केस में बेसिकली 2 कंडीशंस बताई गई थी। वो कंडीशंस क्या थी उन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। पहली कंडीशन थी सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड एंड दूसरा है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज अंडर स्टेट इज नॉट देयर। सो नेक्स्ट एक केस था देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964। ठीक है,
इस केस को हम कैरी फॉरवर्ड केस भी बोल सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है अगर कोई भी वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली है, ये SC ST यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए एक आप कहेंगे सीट्स हैं। ओके, अगर ये पूरी तरह से फिल नहीं हो पाती हैं, कुछ सीट्स रह जाती हैं, आप इसको रखिए 2019, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए हम उन सीट्स को बढ़ा देंगे, यानी नेक्स्ट ईयर जो भी वैकेंसी आएगी अगर 2020 में आती है तो इसमें हम 2020 में उस वैकेंसी की सीट्स भी होंगी और 2019 में जो बची हुई सीट्स थी जो वैकेंट रह गई थी उनको भी हम यहाँ ऐड कर लेंगे, ठीक है। दिस इज़ कैरी फॉरवर्ड रूल। ओके, तो ये ऐसा हो रहा था। 1961 में जो सीट्स थी उस वक्त बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो 64% हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन अब आप कहिए कि भाई 64% बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो गई तो बचा कितना? भाई जनरल वालों के लिए नहीं इतना सीट्स बच पाएंगी उस वक्त, तो 64% हम इतना रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, तो मोर देन 50% विल बी इनवैलिड। इसके बाद 1979 में एक मंडल कमीशन बनाया जाता है VP मंडल जी की अध्यक्षता में। तो इस वक्त जो PM थे वो थे मोरारजी देसाई, तो ठीक है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में और इस कमेटी ने जो भी अपनी रिकमेंडेशंस दी थी उस रिकमेंडेशंस में इन्होंने 27% रिजर्वेशन की बात की फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, तो इसके बाद मोरारजी की गवर्नमेंट चली जाती है और 1990 में जब VP सिंह की गवर्नमेंट आती है तब उन्होंने जो रिकमेंडेशंस थी मंडल कमीशन की उनको इम्प्लीमेंट किया 1990 में। ओके, तो इसमें इन्होंने 27% जो रिजर्वेशन की बात कही थी रिकमेंडेशंस में उनको एक्सेप्ट कर लिया गया और अप्लाई कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसके बाद एक बहुत ही फेमस केस आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992-93 केस। इस केस में इन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस थी इनके लिए कुछ अलग ही नियम बना दिए गए थे, कुछ अलग ही नियम उस वक्त डिक्लेयर किए गए। इसमें क्लियरली ये कह दिया गया कि जो भी वैकेंसीज आएंगी उनमें एंट्री लेवल पर ही प्रमोशन होगा। इसके साथ ही नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस में कोई भी रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा, क्लियरली यहाँ बोल दिया गया। इसके साथ नेक्स्ट इसमें यह भी कहा गया कि क्रीमी लेयर जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, बैकवर्ड क्लासेस होंगी, इसमें क्रीमी लेयर को अलग निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो क्रीमी लेयर के जितने भी लोग होंगे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन के लिए जो भी रिजर्वेशन होगा वो केवल 5 इयर्स तक ही लागू रह सकता है, यानी 1997 तक की बात हुई थी। देन इसके बाद ये कहा गया कि अगर 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं रखा जाएगा, 50% से ज़्यादा हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हो सकती हैं, वहाँ पर 50% से ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट था इसमें कि कैरी फॉरवर्ड का जो इन्होंने नियम बनाया था कि जो भी वैकेंट पोस्ट होंगी उनके लिए वो वैलिड रहेगा, लेकिन इसमें भी 50% का जो इन्होंने नियम बनाया है उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, उस रूल को नहीं तोड़ना है यहाँ। देन कि जितने भी अगर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है इसमें ओवर इंक्लूजन या फिर अंडर इंक्लूजन को चेकआउट करने के लिए एक परमानेंट नॉन लेजिस्लेटिव यूनिट बनाई जानी चाहिए। तो इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम उठाए थे। फर्स्ट तो ये था कि उन्होंने एक रामनंदन कमेटी का गठन किया, और ये रामनंदन जो कमेटी है 1993 में बनाई गई थी, और इन्होंने जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं इसमें क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया था। दूसरा इम्पॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पर स्टेप ये लिया कि एक नेशनल कमीशन बनाया था 1993 फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो 1993 में जब वो 2 स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं, इसके बाद 1995 में इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में इन्होंने 4A ऐड किया। अब 4A इन्होंने 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 में ऐड किया। इसके थ्रू इन्होंने जितनी भी वैकेंसीज होंगी, जितनी भी सर्विसेज होंगी, उसमें हमने पहले बात की थी 4A में क्या बात की थी कि रिजर्वेशन होगा बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बट वो सिर्फ अपॉइंटमेंट्स में होगा, एंट्री लेवल में होगा। मंडल केस में यानी इंदिरा साहनी केस में भी हमने यही बात की थी
ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि भाई सिर्फ अपॉइंटमेंट्स में ही रिजर्वेशन होगा। बट 77th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इन्होंने क्या ऐड किया है, एनेबल्स टू कंटिन्यू रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर SC/ST। ठीक है, अब प्रमोशंस में भी यहाँ वो रिजर्वेशन दे सकते हैं SC/STs को। ओके, देन इसके बाद 81st अमेंडमेंट एक्ट होता है 2000 में, और इसमें इन्होंने 4B ऐड किया। अब बी में इन्होंने क्या किया कि जो 50% की जो इन्होंने लिमिट लगाई थी, सीलिंग लगाई थी, इसको इन्होंने खत्म कर दिया है यहाँ पर। यानी कि अगर SC/ST के रिजर्वेशन में 50% का जो इन्होंने उस वक्त लगाया था कि भी लिमिट की 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं होगा, इसको यहाँ इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद 76 अमेंडमेंट होता है। तो 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता है कि जो तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम था, इसमें जुडिशियल रिव्यू के तहत क्या चेंजेस किए गए? चेंजेस ये किए गए कि वहाँ 50% रिजर्वेशन की जगह 69% रिजर्वेशन कर दिया गया फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। इसमें कैचअप रूल दिया गया था। कैचअप रूल का मतलब यहाँ ये होता है कि जो प्रमोशंस होंगे वो पहले जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको दिए जाएंगे, ना कि जनरल क्लासेस को दिए जाएंगे। अगर कोई आप सपोज कर सकते हैं कि अगर 2 पर्सन्स हैं, एक जनरल से है और एक बैकवर्ड क्लासेस से है, दोनों का अपॉइंटमेंट हुआ है, बट अगर नेक्स्ट लेवल पर अगर प्रमोशंस होते हैं तो पहले जो बैकवर्ड क्लासेस का पर्सन था, एम्प्लॉय है, उसको प्रमोशन मिलेगा, और अगर उसको प्रमोशन मिलता है तो फिर वो जनरल वाले का सीनियर बन जाएगा। तो यहाँ प्रमोशंस जो पहले हो रहे थे वो बैकवर्ड क्लासेस को पहले उसमें प्रेफरेंस मिल रहा था। बट 85th अमेंडमेंट में इन्होंने ये कहा कि अगर प्रमोशंस में इनको रिजर्वेशन मिलता है तो वो किस बेसिस पर होगा? वो होगा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के बेसिस पर। ओके, देन इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और आता है, वो है 103rd अमेंडमेंट, यानी 103वां संवैधानिक संशोधन। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू EWS के लिए 10% रिजर्वेशन रखा गया था। ओके, तो 103rd जो अमेंडमेंट है, इसके थ्रू आर्टिकल 15 और 16 दोनों में ही चेंजेस किए गए थे। सो आज की अपनी क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आई होप सो आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।